हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ नैन्सी और आज की वीडियो में हम एचटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ 2024 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 15 क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने 2024 पीजीटी लेवल के इंग्लिश लैंग्वेज के सेक्शन को डिस्कस किया था, जिसमें क्वेश्चंस मोस्टली आपके इंग्लिश पैडागोजी पर बेस्ड थे और इसके अलावा कॉम्प्रीहेंशन पर बेस्ड थे। इसी तरह इस पेपर में भी सेम ही पैटर्न फॉलो किया हुआ है। यहाँ पर भी कुछ पैडागोजी के क्वेश्चंस रहेंगे और कुछ क्वेश्चंस हमारे कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड रहेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। So our first question is, which one of the following is not an advantage of multimedia material? मल्टीमीडिया मटेरियल यानी कि हम स्मार्ट बोर्ड्स का, मोबाइल्स का, लैपटॉप्स का या कुछ भी मल्टीमीडिया की ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ कर रहे हैं, उसकी कौन सी एडवांटेज नहीं है। ठीक है, यानी कि हमें उसका प्लस पॉइंट जो नहीं है, यानी कि नेगेटिव पॉइंट ढूंढ कर निकालना है। सो ऑप्शंस आर इम्प्रूव्ड लर्निंग एंड रिटेंशन, ये तो इसकी एडवांटेज है। ठीक है, लर्निंग का प्रोसेस जो है इम्प्रूव हो जाता है। रिटेंशन पावर, जैसे ही हम विजुअल एड्स को देखते हैं, हमारी रिटेंशन पावर जो है, किसी चीज़ को मेमोराइज करने की जो पावर है वो इंक्रीज हो जाती है, तो इट इज़ द एडवांटेज। सेकेंड ऑप्शन, कॉस्ट एंड टेक्निकल इश्यूज़, ये बहुत महंगे होते हैं और इसमें टेक्निकलिटीज़ आ जाती हैं, यानी कि टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं। सो ये इसकी एडवांटेज नहीं, ये इसकी क्या है, डिसएडवांटेज है। तो यानी कि हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 2। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन कहता है गुड लर्निंग आउटकम, ठीक है, करेक्ट है, ये इसकी एडवांटेज है। इंक्रीज्ड इंटरेक्टिविटी, यानी कि इंटरेक्शन जो है लर्नर का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ये भी इसकी एडवांटेज है। तो जो एडवांटेज नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, दैट इज विच वन इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ मल्टी लिंग्विस्टिक रिसोर्स। मल्टी लिंग्विस्टिक रिसोर्स का मतलब है कि आप मल्टी लैंग्वेजेस, यानी कि लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2, यानी कि मदर लैंग्वेज या मदर टंग का यूज़ करते हैं और दूसरा आप यूज़ कर रहे हैं टारगेट लैंग्वेज का। जैसे अगर आपको इंग्लिश का कोई चैप्टर बच्चों को समझाना है, तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस को यूज़ कर रहे हैं। अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हैं, पंजाबी का यूज़ कर रहे हैं। सो ये हो गई हमारी मल्टी लिंग्विस्टिक अप्रोच। ठीक है, इसके कौन सा रिजल्ट नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है इट इंक्रीज लर्नर्स पार्टिसिपेशन। ठीक है भाई, ऐसा होता है क्योंकि इससे बच्चे का जो इंटरेस्ट है, वो पार्टिसिपेशन है, वो बढ़ जाता है, क्योंकि मदर टंग में बोलना बच्चे के लिए बहुत ईजी होता है। सेकेंड ऑप्शन है टीचर्स रोल इज़ दैट ऑफ फैसिलिटेटर। टीचर का रोल सिर्फ फैसिलिटेटर का होता है, सिर्फ नॉलेज दिए जाना नहीं, यहाँ पर लर्नर भी इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स लर्न टू ऑब्जर्व, डिड्यूस एंड फॉर्मुलेट। बच्चे जो सीख जाते हैं चीज़ों को ऑब्जर्व करना, उसको डिड्यूस करना या फॉर्मुलेट करना, यानी कि खुद से ऑब्जर्व करके चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मदर टंग में है, डबल लैंग्वेजेस या मल्टी लैंग्वेजेस का यूज़ किया जा रहा है। इट एम्फेसिस ऑन लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स रादर देन ऑन द मैसेज। क्या मल्टी लिंग्विस्टिक अप्रोच ज़्यादा लैंग्वेज स्ट्रक्चर पर जोर देती है? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो तो लैंग्वेज के कोई ग्रामर पर भी जोर नहीं देती है। ये सिर्फ मैसेज कन्वे करने पर जोर देती है, अंडरस्टैंडिंग पर जोर देती है, ना कि आपकी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर पर एम्फेसिस डालती है। तो दिस इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ मल्टीलिंग्विस्टिक रिसोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रोल ऑफ ग्रामर इन लैंग्वेज लर्निंग। क्या इनमें से कौन सी चीज़ ग्रामर की रोल ऑफ ग्रामर इन लैंग्वेज लर्निंग में जो है ट्रू नहीं है। ठीक है, वन वन ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। ग्रामर शुड बी टॉट डिडक्टिवली फॉलोड बाय इंडक्टिव एप्लीकेशन। डिडक्टिव और इंडक्टिव अप्रोच क्या होती है? डिडक्टिव अप्रोच होती है कि आप पहले बच्चे को रूल समझा रहे हो और फिर आप उसको एग्जाम्पल दे रहे हो, और इंडक्टिव अप्रोच क्या होती है? जब आप एग्जाम्पल देते हो और फिर रूल्स को समझाते हो। ठीक है, नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ ग्रामर इज द मीन्स एंड नॉट एंड इन इटसेल्फ। ठीक है, ये तो सच है भाई, ग्रामर जो है इज़ अ मीन, एक साधन है, कोई अपने आप में अंत नहीं है किसी चीज़ का। ठीक है, सो इट इज़ ट्रू। अनलेस एब्सोल्युटली नेसेसरी ग्रामर टर्मिनोलॉजी इज़ टू बी अवॉइडेड। ठीक है, बहुत ज़्यादा टर्मिनोलॉजी का यूज़ जो है वो अवॉइड किया जाना चाहिए, जितना ज़रूरी है उतना ही यूज़ करना चाहिए। इट इज़ ट्रू। Examples that support the rule are to be taught, exceptions are to be avoided.
ठीक है, जो आपको ज़रूरी एग्जाम्पल हैं वही पढ़ाने चाहिए, एक्सेप्शंस को अवॉइड करना चाहिए, ये भी ट्रू है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, जिसमें वो कह रहा है कि डिडक्टिव अप्रोच को फॉलो करना चाहिए, बाद में इंडक्टिव पर आना चाहिए, पहले रूल समझा दो फिर एग्जाम्पल दो, तो ये जो है दैट इज़ नॉट ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इसमें से कौन सा is not the principle of teaching English? 49th question, which one of the following is not a principle of teaching English? Option 1 principle of linking life, ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज जो है वो लाइफ से रिलेट कर कर आप पढ़ते हो तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है, तो दिस इज़ द प्रिंसिपल। नेक्स्ट इज सब्सटीट्यूशन टेबल मैथड, दिस इज़ अ टेबल, ठीक है, दिस इज़ अ दिस इज़ अ मैथड दैट नॉट अ प्रिंसिपल, सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट, यानी कि इट इज़ नॉट द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश। हैबिट फॉर्मेशन, ठीक है, लैंग्वेज हैबिट फॉर्मेशन, ग्रेडेशन, मतलब ईजियर टू हार्डर की तरफ जा रहे हैं, तो सिंपल चीज़ों से टफ चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, ग्रेडेशन, सो इट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। नेक्स्ट आ गया आपका 50th क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस। यहाँ पर आपको कुछ एजुकेशनिस्ट या फिर साइकोलॉजिस्ट्स के नाम दिए गए हैं, पियाजे, बर्नर, स्किनर, चॉम्से, और ये किस किस फील्ड से रिलेटेड है। अगर आपको एक भी ऑप्शन सही पता है, यू कैन ईजिली आंसर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन फर्स्ट है पियाजे का। पियाजे जो है ही वॉज ही सपोर्टेड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब वो कह रहे हैं कि लैंग्वेज जो है वो बच्चे की कॉग्निटिव ग्रोथ या स्टेजेस ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की वो बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया बर्नर। बर्नर क्या कहते हैं, बर्नर के अकॉर्डिंग जो है ही एम्फेसाइज्ड लैंग्वेज एक्विजिशन ऑन सपोर्ट सिस्टम, यानी कि LASS की बात करते हैं, जिसमें सोशल इंटरेक्शन या जो एनवायरनमेंट है बच्चे को लैंग्वेज एक्वायर करने में हेल्प करता है, तो यानी कि सेकंड का ऑप्शन नंबर जो राइट मैच होगा दैट विल बी डी, ठीक है। उसके बाद आ गया स्किनर। स्किनर जो थे ही वॉज अ बिहेवियरिस्ट, यानी कि जो बच्चे का इंट्रैक्शन है या इमिटेशन है या बिहेवियर फॉर्मेशन से बच्चा सीख रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड का ए हो जाएगा। और चॉम्से जो है इननेट, चॉम्से का कहना है कि बच्चे के अंदर किसी चीज़ को सीखने की जो पावर्स हैं, एबिलिटीज़ जो हैं, वो इनबोर्न होती हैं, इंसान के अंदर ही है, तभी वो धीरे धीरे वो उसको बाहर निकालता है। तो यानी कि अगर मुझे सिर्फ स्किनर का ही पता था, मान लो मुझे स्किनर का पता है कि ही वॉज अ बिहेवियरिस्ट, तो ऑप्शन नंबर ए का जो होगा वो 3 होगा, और सिर्फ एक ही ऑप्शन में ये दिया गया है, बाकी मैच कर लेते हैं। बी का फोर्थ यानी कि इननेट्स जो हैं दैट इज़ चॉम्से, सी का फर्स्ट यानी कि पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, और डी जो है दैट इज़ बर्नर जो इंट्रैक्शन सोशल इंट्रैक्शन की बात करते हैं, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चन हमारे जो पेडागोजी बेस्ड थे। नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज़ बेस्ड ऑन कॉम्प्रीहेंशन रीडिंग, यानी कि 51 से लेकर 60 तक के क्वेश्चंस जो थे हमारे सभी इसी कॉम्प्रीहेंशन के ऊपर बेस्ड हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस रीड इट वेरी फास्ट। कॉम्प्रीहेंशन, the third great defect over civilization is that it does not know what to do with its knowledge, यानी कि तीसरा जो, यानी कि ये कंटिन्यूएशन में एक पैसेज है जिसमें वो कह रहा है कि हमारी जनरेशन का, हमारी सिविलाइजेशन का जो तीसरा सबसे कमी जो है वो हमें पता नहीं कि हमने नॉलेज को किस तरह से यूज़ करना है। साइंस हैज़ गिवन अस पावर फिट फॉर the gods, yet we use them like small children. For example, we do not know how to manage our machines. साइंस ने हमें इतनी पावर्स दी कि हम गॉड की तरह उनको पॉजिटिव वे में यूज़ कर सकते हैं, बट हम उनको सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहे। जैसे बच्चे चीज़ों को यूज़ करते हैं, हम उसी तरह से मशीन्स को यूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्टिव वे में नहीं यूज़ कर पा रहे हैं। Machines were made to be man's servants, yet has grown so dependent on them they are in a fair way becomes his master, ठीक है। इंसान ने उन्हें अपना सर्वेंट बनाने के लिए बनाया था, ठीक है। मशीन्स के को हम एज अ मास्टर यूज़ करने वाले थे, पर अब हमने उनको ही अपना मास्टर बना लिया क्योंकि हम उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। ऑलरेडी मोस्ट मैन स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइफ्स लुकिंग आफ्टर एंड वेटिंग अपॉन मशीन्स, एंड द मशीन्स आर वेरी स्टर्न मास्टर, बहुत स्ट्रिक्ट मास्टर्स हैं वो, ठीक है। दे
must be fed with coal and given petrol to drink and oil washed with, and they must be kept in right temperature. अब जो मशीन्स हैं उनको कोयला चाहिए, उनको पेट्रोल चाहिए, ऑयल चाहिए और उनको प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए. एंड इफ़ दे डू नॉट गेट देयर मील्स व्हेन दे व्हाट दे एक्सपेक्ट व्हेन दे एक्सपेक्ट देम, दे ग्रो सल्की. ठीक है. और अगर हम उनको नहीं देते हैं जो हमसे वो चाहते हैं, दे ग्रो सल्की, वो रूड से हो जाते हैं. ठीक है. सल्की मीन्स वो गुस्से में आ जाते हैं. एंड रिफ्यूज टू वर्क, काम करने से मना कर देते हैं. बर्स्ट विद रेज, बहुत गुस्से में आ जाते हैं. एंड ब्लो अप एंड स्प्रेड रूइन एंड डिस्ट्रक्शन, और वो चीज़ों को तोड़ फोड़ कर देते हैं. सो वी हैव टू वेट अपॉन them and alternatively and do all we can to keep them good temper. Already we find it difficult either to work or play without machines. Time may come when they will rule us altogether just as we rule animals. ठीक है. अगर हम इसी तरह से चीज़ों को करते रहे, चीज़ें और ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती जाएंगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो हमें रूल करेंगी जैसे हम एनिमल्स पर रूल करते हैं. And this bring me to the point which I asked, what do we do with all the time which means machines have saved for us and new energy they have given us. ठीक है. वो कहते हैं कि अब मैं वही क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि मशीन ने जो हमारा समय बचाया है, जो हमारी एनर्जी बचाई है, हम उसे किस चीज़ में यूज़ करते हैं. On the whole, it must be admitted we do very little for most of the part we use for our time energy to make more better machines. But more better machines will only give us, हमें क्या देगी? Still more time and still more energy. And what are we to do with them? ठीक है. वो कहते हैं कि जितनी और बेटर हम मशीन्स बनाते जाएंगे, हमें और ज़्यादा टाइम और ज़्यादा एनर्जी हम बचाते जाएंगे, पर हम उसका कर क्या रहे हैं? उस टाइम और एनर्जी का हम यूटिलाइज़ कहाँ पर कर रहे हैं? आंसर आई थिंक इज़ दैट वी शुड ट्राई टू बिकम मियर सिविलाइज्ड. हमें सिर्फ सिविलाइज्ड बनना है. फॉर द मशीन्स देमसेल्व्स द पावर विच द मशीन्स हैव गिवन अस आर नॉट सिविलाइजेशन बट एड टू सिविलाइजेशन. ठीक है. कि मशीन्स से जो पावर हो रही है या जो वो काम कर रहे हैं उसका मतलब सिविलाइजेशन नहीं है. वो तो सिविलाइजेशन बनने में मदद कर सकते हैं. बट यू विल रिमेंबर दैट being civilized meant making, linking beautiful things, thinking freely, living rightly, and maintaining justice equally between man and man. Man has better chance today to do the things than ever had before. ठीक है. वो कह रहा है कि अब इतनी डेवलपमेंट हो गई है कि हमारे पास इतना टाइम है कि हम नई चीज़ें बना सकते हैं, सुंदरता को बढ़ा सकते हैं, आपस में प्यार को बढ़ा सकते हैं, इनकी बेटर सोसाइटी बना सकते हैं. इतना टाइम हमारे पास पहले नहीं था, क्योंकि जो काम अब मशीन्स कर रही हैं वो मैन अपने आप अपने हाथों से करता था. He has more time, more energy and less fear and less to fight against. If he will give this time, energy which his machines have won for them, to make more beautiful things, to finding out more and more about universe, to remove the cause of quarrel between nations, and to discovering how to prevent poverty, then I think our civilization would undoubtedly be ग्रेटर. कहते हैं कि जो टाइम बच गया उसको अगर हम और ब्यूटीफुल चीज़ें बनाने में, यूनिवर्स के बारे में सर्च करने में, देशों के बीच जो लड़ाइयाँ हो रही हैं उनको ख़त्म करने में, या फिर गरीबी को मिटाने में यूज़ करें, तब मैं कहूँगा कि हम पहले से ज़्यादा सिविलाइज्ड हो चुके हैं. एज इट वुड बी द मोस्ट लास्टिंग दैट दीज देयर हैज़ बीन एवर. ठीक है. जितनी पहले थी उससे भी ज़्यादा हम क्या हो जाएंगे? सिविलाइज हो जाएंगे. ठीक है. चलो क्वेश्चन आंसर फटाफट डिस्कस करते हैं. द थर्ड डिफेक्ट ऑफ आवर सिविलाइजेशन इज दैट एट अ लॉस ऑफ अंडरस्टैंड व्हाट टू डू विद. किसके साथ करेंगे? जो हमारे पास नॉलेज है. फर्स्ट सेंटेंस में ही इसका आंसर है इट्स नॉलेज. ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन 52 पर चलते हैं. अकॉर्डिंग टू द ऑथर अवर डिपेंडेंस ऑन मशीन विल मेक अस. क्या बना रही है हमें? स्लेव्स बना रही है, मास्टर बना रही है, हमें मशीनों का स्लेव बना रही है. क्लियरली लिखा था. ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. आई थिंक ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. वट हैव मशीन सेव्ड फॉर अस. मशीन ने हमारे लिए क्या बचा दिया? टाइम और एनर्जी को बचाया हमारे लिए. क्या हम उस टाइम और एनर्जी का सही यूज़ कर रहे हैं? नहीं, वी आर नॉट यूजिंग दैट. हम और मशीन्स बना रहे हैं ताकि और ज़्यादा टाइम और एनर्जी बचे, पर उस टाइम और एनर्जी को हम प्रोडक्टिव वे में यूज़ नहीं कर रहे हैं. राइटर यही कहना चाह रहा है. तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हमारा मिल रहा है दैट इज़ टाइम एंड एनर्जी. 54. वट इज़ ऑथर्स एडवाइस फॉर यूज़ ऑफ लेयर.
फ्री टाइम का यूज़ किस लिए करना है, और बेटर मशीन बनाना है, जानवरों पर अपना रूल करना है, या ज़्यादा सिविलाइज्ड बनना है, या साइंस की स्टडी करना है और ज़्यादा नॉलेज को गेन करना है। तो किसकी बात कर रहा है, वो लास्ट में भी कह रहा है कि हमें क्या बनना है, सिविलाइज्ड बनना है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डज बीइंग सिविलाइज्ड मीन्स, सिविलाइज्ड का मतलब क्या है। सिविलाइज्ड पर्सन कैसा होगा, जो नई चीज़ें बनाएगा, सही वे में सोचेगा, जस्टिस की बात करेगा, ठीक है ना। सो लव और आर्ट, मेकिंग मोर मशीन्स, नहीं मोर मशीन्स की तो बात ही नहीं कर रहा है। लव और ब्यूटीफुल थिंग्स, फ्रीडम ऑफ थिंकिंग, राइटियस लिविंग एंड मेंटेनिंग जस्टिस, ये ठीक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2, 55 का ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट आ गया 56th क्वेश्चन। हाँ जी, विच वर्ड इन द पैसेज मीन स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट, स्टर्न। जब अब मैंने पैसेज रीड किया था तब स्ट्रिक्ट के लिए मैंने स्टर्न के लिए स्ट्रिक्ट वर्ड एक्सप्लेन किया था, ठीक है। नेक्स्ट इज चीयरफुल का एंटोनिम बताना है, सिनोनिम नहीं बताना है। चीयरफुल मतलब बहुत खुश मिजाज, ठीक है। अब ऑप्शन में हमें कैसा देखना है, जो रूड होगा, ठीक है। तो सल्की इज द वर्ड दैट मीन्स रूड, ठीक है, गुस्से वाला, ठीक है। रूइन होता है बर्बाद करना, रिफ्यूज होता है मना करना, फियर का मतलब होता है डर, और चीयरफुल का ऑपोजिट हो जाएगा सल्की। नेक्स्ट इज विच इज द करेक्ट ऑप्शन, येट वी यूज देम लाइक स्मॉल चिल्ड्रन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, देखो लाइक वर्ड यूज किया, लाइक से सिमिली बनता है, ठीक है। नेक्स्ट, टू मैनेज, टू बिकम, टू वर्क, ठीक है। ये क्या है, हमारी वर्ब्स का टाइप पूछा गया है, किस तरह की वर्ब है। 2+V1 क्या होता है, इन्फिनेटिव्स होता है, ठीक है। फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब की इन्फिनेटिव पार्टिसिपल जीरंड होता है, तो इन्फिनेटिव 2V1 इन्फिनेटिव, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट 60th क्वेश्चन, विच 2 सेंटेंसेज इन द पैसेज आर इन द डैश। देखो फर्स्ट 2 सेंटेंसेज, अब पैसेज पर चलते हैं तभी बहुत ईजी रहेगा इसको। फर्स्ट 2 सेंटेंसेज, कहाँ से पैसेज शुरू है, ये रहा, हाँ जी। द थर्ड ग्रेट डिफेक्ट ऑफ अवर सिविलाइजेशन इज दैट इट डज नॉट नो व्हाट टू डू विद इट्स नॉलेज, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, ठीक है। इट डज नॉट, यानी कि यहाँ पर डज जो है वो क्या कर रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। हैज़ गिवन यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट परफेक्ट। अब क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन पर सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ पर गिवन है, ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज क्वेश्चन पेपर 2024 PRT। लास्ट पेपर इज दैट इज TGT इज लेफ्ट, दैट वी विल डिस्कस टुमारो, ठीक है। टिल देन prepare hard for your exam. If you like my videos, please like, share and subscribe to my channel. Thank you. Have a nice day.